ओके। नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इंग्लिश ट्यूटोरियल आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल पे आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज का अपना टॉपिक चल रहा था, जैसे कि आप लोग देख रहे थे, पिछली क्लासेस में मैं आपको करवा रहा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच, और तीसरा वाक्य है अपना आज का, उसका नाम है इंपेरेटिव सेंटेंस। पहली क्लास में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस करवाए थे, दूसरी क्लास में आपको इंटेरोगेटिव के दोनों टाइप करवाए थे, और आज जिसका अपन डिस्कस करने वाले हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। वो सेंटेंस है इंपेरेटिव। ध्यान में रहे स्टूडेंट्स, थोड़ा वेदर कंडीशंस के खराब थे, आप सभी जानते हो, बहुत तेज बरसात हुआ इधर उधर, तो कुछ नेटवर्किंग इश्यू रहे, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाए। बट आज वापस आए हम क्लास में। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर हम लोग बात करें, इंपेरेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं, पहले ये समझें। ऐसे वाक्य जिनमें आपके ऑर्डर आता है, यानी ऑर्डर का भाव आता है, जिसको हम आदेश बोलते हैं। कोई किसी को आदेश दे रहा है, कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, ऑर्डर वाले, एडवाइस वाले, या हम कहें सजेशन, जिसका मतलब होता है सुझाव। ऑर्डर आपका आदेश, एडवाइस आपका सलाह, सजेशन आपका सुझाव। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे वाक्यों में कई दफा रिक्वेस्ट भी होती है। ऑर्डर बोल दीजिए या कमांड भी कहते हैं। तो जनरल तो ये चीजें होती हैं। सेंस की अगर हम बात करें इंपेरेटिव सेंटेंस के, आपको ये जरूर समझना चाहिए सबसे पहले कि इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सी चीज का सेंस देंगे। तो आप लोग को बता दिया मैंने, इंपेरेटिव सेंटेंस सेंस देते हैं ऑर्डर का, एडवाइस का, रिक्वेस्ट का, कमांड का और सजेशन, सुझाव का। इनके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसे वाक्य स्टार्ट किन से होते हैं, तो ये ध्यान रहे, ऐसे वाक्य या तो वी फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं, या फिर डोंट से स्टार्ट होते हैं, या फिर हम लोग यूं कहें प्लीज या काइंडली से भी स्टार्ट होते हैं कुछ सेंटेंसेस, और कुछ वाक्य लेट से भी स्टार्ट होते हैं। तो ये आपका इनका स्टार्ट होने का पैटर्न हो गया। ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के सेंस है, और ये इंपेरेटिव को पहचानने का तरीका है कि ये इनसे स्टार्ट होके आएंगे। देखो, एक एक वाक्य जैसे जैसे आएगा उसके बारे में बताता जाऊंगा। ये वाक्य प्लीज से स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब मैं सबसे पहले आपको यही सिखाता हूं कि इंपेरेटिव में प्लीज या काइंडली से वाक्य जो स्टार्ट होके आते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो किन से स्टार्ट होके आया हो, प्लीज आज से स्टार्ट होके आया हो या काइंडली से स्टार्ट होके आया हो। तो स्टूडेंट्स ये बात आप क्लियर रखें, ऐसे वाक्यों का जो सैड है या जो सैड टू है, वो बदल जाएगा। अरे बदल जाएगा किसके अंदर, रिक्वेस्टेड के अंदर। क्योंकि प्लीज कहते ही जो सेंस है सेंटेंस का, वाक्य का जो भाव है वह बदल जाएगा, और मतलब सेंस जो है वो रिक्वेस्ट का आ जाएगा। मतलब सीधा सा फंडा एक ही है। तो सैड या सैड टू बदल जाएगा किसके अंदर, रिक्वेस्टेड के अंदर। कंजक्शन की बात करें ऐसे वाक्यों के लिए, प्लीज काइंडली वाले वाक्यों के लिए, तो जनरली हम लोग कंजक्शन टू लगाते हैं। अब आपका एक प्रश्न ये हो सकता है कि सर, जब हम इंपेरेटिव कर रहे थे तो इंपेरेटिव के अंदर हमने सैड को सैड ही रखा, सॉरी असेरेटिव कर रहे थे तब हमने सैड को सैड ही रखा था, लेकिन इंपेरेटिव में तो सब सैड को भी बदल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीजन है, इंपेरेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच में
इंपेरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच में ऑब्जेक्ट का आरवी के ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। ये आपको ध्यान में रखनी बात है। जो हम नोट की बातें आती हैं वो हम लोग बताते हैं आपको कि इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है उसके इनडायरेक्ट स्पीच में आरवी के ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, और आप यूं कह सकते हैं मैंडेटरी है, आवश्यक है, जरूरी है। तो इस कारण से मैंने यहाँ पे सेड या सेड टू को हमने बदल दिया है। रिक्वेस्टेड के भाव में कंजक्शन की बात करें तो हमने यहाँ पे टू लगा दिया है। कंजक्शन की बात करें तो हमने यहाँ पे टू का यूज कर लिया है। अब यहाँ पे एक वाक्य लिखा मैंने, ऐसे कोई वाक्य, सी सेड टू मी प्लीज हेल्प हिम, कृपया उसकी मदद कीजिए। ऐसा कोई सेंटेंस आ गया तो सी, यहाँ पे जो सेड टू है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, रिक्वेस्टेड में, और मी वापस लिख दिया। अब यहाँ पे जो प्लीज आएगा वो या काइंडली आएगा, जो भी, चाहे प्लीज आए और काइंडली दोनों का एक ही सेंस तो रहेगा, तो वो यहां से हट जाएगा और यहाँ पे कंजक्शन आप लगा देंगे टू और वापस लिखेंगे हेल्प। और हिम जो है वो थर्ड पर्सन ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हिम का वापस आपको हिम ही लिखना है। बाकी ये वाली चीज मैंने आपको स्टार्टिंग की जो क्लासेस हैं, 2 वीडियो डाले हैं इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर, उसमें भी आपको सिखाई थी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कैसे हम लोग चेंज करेंगे, क्या उनकी स्थिति बनेगी चेंजेस करने की। तो अपना पहला जो वाक्य था इस पे हम लोग आते हैं वापस, जो हम लोग कर गए। द बॉस सेड टू हिम, बॉस ने उसको कहा, प्लीज टेल मी द व्हाट द ओल्ड मैन सेड टुडे, बूढ़े व्यक्ति ने आज क्या कहा। सबसे पहले मुझे आरवी को देखना है कि अभी सीख के आए हो आप लोग, क्या सिखा के आया हूं कि जो सेड या सेड टू है वो रिक्वेस्टेड में चेंज होना चाहिए। देखो आप लोग, तो हम जब इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे देखो रिक्वेस्टेड यहाँ पे आ गया, रिक्वेस्टेड यहाँ पे आ गया, रिक्वेस्टेड आ गया, रिक्वेस्टेड आ गया। अब तक सब कुछ ठीक है, ठीक है। कंजक्शन देखो, यहां पर भी टू लगा हुआ है, ठीक है, यहां पर भी टू लगा हुआ है, यहां पे टू है, यहां भी टू है, कोई दिक्कत नहीं है। टेल, अब देखो टेल वापस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लीज के बाद में वो वापस लिखी जाती है फर्स्ट फॉर्म में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब मी की बात करूं तो देखो स्टूडेंट्स, आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी, और आप लोग ये अच्छे से जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग अच्छे से जानते हो कि मी जो है फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और आप लोग ये भी जानते हो कि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से उसको बदलना चाहिए, तो मी बदल जाएगा सब्जेक्ट से। आरवी का सब्जेक्ट यहाँ पे बॉस है तो ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट को मैं मान सकता हूं ही। अब आप लोग को ये पता होना चाहिए ही तो सब्जेक्टिव फॉर्म है और मी वहां पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम। तो हिम सब में ही दे रखा है इसने, कोई समस्या नहीं है। अब तक सारे ऑप्शन आंसर हैं। अब ऑप्शन आपको आंसर चेंज होने लगेंगे। देखो व्हाट द ओल्ड मैन, यहां पे पूरा लिख दिया आपने, ओल्ड मैन ओल्ड मैन ओल्ड मैन, ठीक है। अब देखो ओल्ड मैन सेड, यहाँ पे ये वाला क्लोज अलग बन गया, ओल्ड मैन के बाद में यहाँ पे से का सेकंड फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है सेड, इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद में सेकंड फॉर्म आया है, और सेकंड फॉर्म आया है तो टेंस कौन सा हो गया, पास्ट सिंपल हो गया। टेंस संबंधी चेंजेस आगे ऐसे वाक्य आते हैं दूसरी क्लोज से जुड़े हुए तो उनको वैसे ही करेंगे जैसे पहला करते आए हैं, और पास्ट सिंपल टेंस बदलता है, आप लोग को ये भी पता है, लिखवाए हैं, पहले दूसरे वीडियो देखोगे तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि हर बार वही चीज नहीं लिखनी होती है, ठीक है। तो आप बाकी की जो चीजें होती हैं पिछले वीडियोस में देख लिया करो, जो चीज पढ़ाई होती है। यही देखो टीचिंग का फंडामेंटल रूल है कि जो चीज बताई होती है
अब ऑफलाइन क्लास में तो हम लोग एक बार बोलते हैं, दूसरी बार जब आप पूछते हो तो बता पाते हैं। अब यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस अभी आ रही हैं आपके पास, तो आपको नहीं समझ में आए कौन मना करता है? 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बराबर देखते रहिए जब तक आपके समझ में नहीं आए। कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाइए, बिल्कुल रटने की कभी कोशिश ना करें। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इंग्लिश बहुत ईज़ी है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इंग्लिश बहुत ईज़ी है। मैं हमेशा कहता हूँ और लगभग 13 साल से सभी विद्यार्थियों को कहता आया हूँ, इंग्लिश इज़ द ईज़ीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। संसार की कोई सबसे सरल भाषा है तो वो इंग्लिश है। हिंदी वाले सर अक्सर कहते हैं यहाँ कोमा आ गई, यहाँ अल्प विराम इसको बोल दिया हमने, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पे मतलब अलग-अलग जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, हिंदी के अंदर भी होते हैं वैसे, तो इंग्लिश में थोड़ा-सा डिफर है उनसे। काफ़ी ईज़ी रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, एक बार आपको समझना है। पास्ट परफेक्ट में यहाँ पे हेड आना चाहिए, बिल्कुल हेड आ गया, यहाँ पर भी हेड आ गया, हेड सेड, यहाँ पर ये कट गया देखो, यहाँ पे पास्ट सिंपल ही वापस लिख दिया। पास्ट सिंबल को बदलना चाहिए था इसको, इसने नहीं बदला। इसमें भी बदलना चाहिए, इसने नहीं बदला। इसका मतलब ये यहाँ पे गलत हो गया। अब मेरे पास ए और बी आंसर निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ पे टुडे भी चेंज होना चाहिए। देखो स्टूडेंट्स, एडवर्ब के नियम होते हैं कुछ, बता रहा था मैं, अभी लिख दूंगा थोड़ी देर में। टुडे बदलता है दैट डे में, क्योंकि टुडे का पास्ट होता है दैट डे, तो इसका मतलब इसके अंदर तो टुडे ही लिख दिया है, तो ये आंसर भी नहीं है। आंसर आपका ए आंसर है। जो स्टूडेंट्स ए आंसर कर रहे हैं वो सारे ठीक है, सारे विद्यार्थी ठीक कर रहे हैं। आपके पढ़ने का पैटर्न वही रहना चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने पहले से नरेशन की क्लासें ले रखी हैं ऑफलाइन पे या ऑनलाइन पे, उन विद्यार्थियों को क्वेश्चन निकालना चाहिए। क्वेश्चन निकालने के बाद में कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ लो, और जो पहली बार आ रहे हैं, पहली बार टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, उनको सबसे पहले पूरा वीडियो ध्यान से देखना चाहिए, और अगले इस प्रकार के जब प्रश्न आते हैं तो उनको सोल्व करने का तरीका ढूंढना चाहिए, और उन्हें सोल्व करना भी चाहिए। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए पढ़ने की। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आपको बताया था कि रीट की वैकेंसीज आने वाली हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये कंफर्म हो चुका है, सितंबर में अनाउंसमेंट होने का पूरी योजना है। बाकी तो देखो कोई ये तो नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली है, लेकिन पूरी संभावना बताई जा रही है कि रीट की विज्ञप्तियां जारी होने वाली हैं। जो विद्यार्थी मेरे ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं, और तो उनको मैं बता दूं कि पहले दिन से ही ये टॉपिक्स तैयार कर लो, क्योंकि देखो जब आपके पास ग्रामर ही तैयार नहीं होगा तो आप अगले स्टेप वोकअप का, टीचिंग मेथड का, इनके बारे में आप सोच मतलब टाइम लग जाता है, तो कभी भी वैकेंसी आने के बाद में कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है। ये आप सभी जानते हो। आपको पहले से ही अपनी तैयारी को अंजाम देना होता है। बराबर आप पढ़ते रहें, क्वेश्चंस निकालते रहें। एक दिन में कुछ भी नहीं होना होता है। कहते हैं ना, एक दिन में कोई भी, पेरिस वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। इंग्लिश में कहा जाता है कि पेरिस जो एक सुंदर शहर है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, सॉरी, रोम का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ था। तो आप, सीधी सी बात है, हथेली में सरसों नहीं उगती है, यही इसका सेंस है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप अपने तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू करते रहें। वैकेंसी आनी है क्योंकि आपने बीएड किया है, बीएसटीसी किया है, तो क्या फर्क पड़ता है, समय लग के आएगी। आपका काम है कार्य पे चलते रहना, फल पकते रहेंगे, मिलेगा आपको पकने के बाद ही। बीच में तोड़ोगे तो कच्चा निकल जाएगा, या फिर उसमें कड़वापन होगा जिसको आप खा नहीं पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहें। पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें, पहला क्वेश्चन करवा दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं लास्ट में समय इसलिए कम देता हूं कि काफी समय आपको दे चुका होता हूं उस क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन के डिस्कशन में काफी समय आपको मिलता है। देखो, ही सेड टू द चिल्ड्रन, उसने बच्चों से कहा, चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, कम टू द पार्क। आप लोग इसमें एस कभी ना लगाना, चिल्ड्रन में कभी भी एस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि चिल्ड्रन खुद ही प्लूरल है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कम टू द पार्क विद मी, मेरे साथ पार्क चलो। देखो यहां पे ये वाला वाक्य है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होके आया है। देखो ये कोई फिक्स नहीं है कि ये क्या आएगा, वाक्य का भाव क्या कहता है, वाक्य का सेंस क्या कहता है, इंपेरेटिव वाक्य की आखिर कंडीशन यही रहेगी। समझ गए? अब देखो, बॉस कह रहा है अपने पियोन से, ऑर्डर हो सकता है, कैप्टन कह रहा है अपने सैनिकों से, कमांड हो सकता है,
और हम किसी से कहते हैं ये कार्य कर लो, तो हम उसको ये इनवाइट भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होना, इंपेरेटिव के अंदर वर्ड्स आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे आरवी के अंदर, लेकिन आपको डटे रहना है, समझते हुए चलना है। वी फर्स्ट वाले वाक्य, यानी ये वी फर्स्ट क्या है सर? वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो वाक्य स्टार्ट होके आ रहे हैं उनको भी मैं इंपेरेटिव कह सकता हूं। ऐसी स्थिति में सैड या जो सैड टू है, जो जो वाक्य आ रहा है उसको बताते चलूंगा। सैड या सैड टू, मैंने क्या बोला? मैंने अभी बोला था यहाँ पे सैड या सैड टू में ऑर्डर्ड लिख सकता हूं। भाई कोई सलाह भी तो दे सकता है, डॉक्टर सलाह देता है ना। अरे डॉक्टर सलाह देता है कि तुम एक्सरसाइज किया करो, सुबह जल्दी उठा करो, ये किया करो। खैर मैंने तो नहीं मानी है, अब मान लेना से मेरे थे। ऑर्डर, एडवाइज्ड, या तो ऑर्डर की बात करेंगे या एडवाइस की बात करेंगे या कमांडेड भी तो आ सकता है, मैंने अभी बोला था। और कुछ वाक्यों में आपको ये वाला भी लिखा हुआ मिल सकता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनवाइटेड, और कुछ वाक्यों में जनरल आपको टोल्ड भी लिखा मिल सकता है। तो नीड नॉट बी कंफ्यूज्ड, नीड नॉट बी कंफ्यूज्ड, तुम्हें इसमें बिल्कुल भी जरा सा भी कंफ्यूजन होने की आवश्यकता है नहीं। ऐसी स्थिति में, ऐसे वाक्यों में जो आपका कंजक्शन लग जाता है तो वो आपका टू लग जाता है। देखो भाई, काफी सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा कंपटीशन की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ साथी फैकल्टी हैं मैथ्स के दिनेश सर, उनका दिल्ली स्टडी सर्किल के नाम से चैनल चलता है। तो आप मैथ और रीजनिंग की क्लास से संबंधित कुछ भी आप चाहिए तो आप बिल्कुल उस चैनल पे आइए। मैथ रीजनिंग के भी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, काफी अच्छी मेहनत करवाते हैं बच्चों को, आपको अच्छा उसमें मिलेगा। यहाँ पे देखो कंजक्शन टू यहाँ पे लिख दिया। अब देखो ही सेड टू द चिल्ड्रन, तो ही इनवाइटेड लिखा हुआ है, इनवाइटेड लिखा हुआ है, इनवाइटेड लिखा हुआ है, इनवाइटेड लिखा हुआ है। कंजक्शन आपको बता के आया हूं, टू आएगा आएगा आएगा, आ गया, कोई समस्या नहीं है। कम टू द पार्क विद मी को चेंज नहीं किया। आप लोग कुछ अच्छे जानते हो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। यहाँ पे देखो मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट से बदलना चाहिए, इसके अंदर सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर हिम होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मी तो यहाँ आने से रहा, अस भी यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा बी। क्या सर इनवाइटेड के अलावा आ सकता है क्या? तो देखो विद्यार्थियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्यारे भाई बहन, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि वाक्य के सेंस पे निर्भर करेगा, बार बार बोल रहा हूं, ये कोई गारंटी नहीं है कि इनवाइटेड ही आएगा। वो सेंटेंस से आपको पता लग जाएगा। डॉक्टर ने कहा पेशेंट से कि भाई तुम फास्ट फूड मत खाया करो, तो मत खाया करो भाई, तो एडवाइस दे दिया ना उसने। या तुम एक्सरसाइज कर लिया करो, एडवाइस ही किया गया ना। या कैप्टन ने सोल्जर से कहा है तो कमांड हो जाएगा, ठीक है। बॉस ने अपने पियोन से कहा तो वो ऑर्डर हो सकता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था रिक्वेस्ट का सेंस आया था, प्लीज बाबा के लिखा हुआ था, तो हमने रिक्वेस्टेड कर दिया, तो कहां दिक्कत है? ओके, अब देखो ऐसे वाक्य जब आएंगे ना आपको खुद से भी करने हैं, जब मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले करके बैठना है आपको, और सभी को अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालना होता है। सवाल आपके सामने है, लुक एट द क्वेश्चन। सवाल लिखा हुआ है लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर की ओर देखिए। आई सेड टू हिम लुक एट दिस पिक्चर। देखो बच्चों, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, आई रिक्वेस्टेड, तो यहां पे रिक्वेस्ट का तो भाव नहीं बन रहा है, क्योंकि प्लीज काइंडली में हम रिक्वेस्टेड कह के आए हैं, और दिस कन्वर्ट होता है दैट में। देखो कुछ एडवर्ब्स होती हैं जो चेंजेस करते हैं, जैसे दिस बदलता है दैट डे में, दिस बदलता है दैट में, तीज बदलता है दोज में, यस्टरडे बदलता है, यस्टरडे बदलता है द प्रीवियस डे में। ऐसे ही लास्ट अगर आएगा, लास्ट के बाद में आपका डे आ सकता है, आपका वीक आ सकता है, आपका मंथ आ सकता है, आपका ईयर आ सकता है। ये बदल जाएगा द प्रीवियस डे में,
ऐसे ही आपका प्रीवियस वीक में, ऐसे ही आपका प्रीवियस मंथ में, और ऐसे ही आपका प्रीवियस ईयर में बदल जाएगा। नेक्स्ट के बाद में ऐसे ही अगर आपका डे आता है, वीक आता है, मंथ आता है और ईयर आता है, तो द फॉलोइंग डे में बदल जाएगा, वीक में बदल जाएगा, मंथ में बदल जाएगा और ईयर में बदल जाएगा। ऐसे ही आपका ईयर अगर आता है तो उसको हम देर में बदलते हैं, ठीक है। एगो आता है तो उसको बिफोर में बदलते हैं। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए एडवर्ब संबंधित जो चेंजेस होंगे। अभी सवाल मेरा अभी आया नहीं है। देखो मैंने उससे कहा इस पिक्चर की ओर देखो, पहली बात तो यहाँ पे टू कंजक्शन सब में लग रहा है। अब कहीं पे ऑर्डर लिख रहा है, कहीं पे आस्क लिख रहा है, कहीं पे एडवाइस लिख रहा है, तो ये समझना पड़ेगा दिस का दैट किस किसने बनाया है। ये तो नहीं बनाया, इसने भी नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन ही नहीं आएंगे, ये कट गए। सारे रूल इंप्लीमेंट कीजिए अपने। तो यहाँ पे टू इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, तो यहाँ तो डिफरेंस नहीं है। तो जहां पे डिफरेंस है उस चीज को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लोग लिख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डू नॉट गो देयर। यहां पे ये वाला वाक्य डू नॉट, इसका मैं बता देता हूं, डोंट वाले वाक्य को सोल्व करना। डू नॉट वाला वाक्य आए तो ध्यान में रखें, सैड या जो सैड टू है चेंज हो जाता है। भाई दो तरीके हैं इसके करने के, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, टोल्ड। एक पैटर्न ये है। अगर ये आपने किया है तो भाई कंजक्शन आप याद रखना, कंजक्शन आपको नोट टू लगाना है। क्यों सर? क्योंकि डोंट को हटाएंगे, डोंट हट जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट चल रहा है आज की क्लास में, ज्यादा मुश्किल आपको आएगी नहीं, थोड़े से दो एक सवाल ढंग से देखने हैं। ये तीसरा कॉन्सेप्ट आ गया, तीन कॉन्सेप्ट ही हैं आज की क्लास के, वी फर्स्ट वाले, डोंट वाले, प्लीज और काइंडली वाले। डोंट आपका हट जाएगा। अब एक तरीका तो आपका ये है जो आपको मैंने यहां पे समझाया है। एक तरीका स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये बहुत प्रचलित तरीका है, बहुत बार एग्जाम का पसंदीदा एरर देने का तरीका भी है। सैड या सैड टू बदल जाएगा, बोलो किसमें? फॉरवर्ड में। अरे सैड या सैड टू बदल जाएगा किसमें? फॉरवर्ड में। ऐसे वाक्यों में गलती से भी कभी भी नोट टू कंजक्शन ना लगाना, क्योंकि फॉरवर्ड खुद तो मना कर दिया यार। जब आपने एक सेंस ले लिया तो दूसरा वही सेंस क्यों लेना है? तो मैंने पता ही नहीं कितनी बार एरर का सवाल देखा है, बार बार बोल रहा हूं, पता ही नहीं कितनी बार वो फॉरवर्ड देगा और आगे नोट टू देगा। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं की होती वो सीधे सोचते हैं कि ये मना कर रहा है, नोट लग जाएगा। लेकिन जिनको पता होता है वो बिल्कुल सोचता है कि फॉरवर्ड खुद एक नेगेटिव एडवर्ब है या नेगेटिव वर्ब है, मतलब यहाँ पे तो नेगेटिव वर्ब है। और जो नेगोशिएशन का जो सेंस देते हैं वो अपने साथ में कभी भी क्या नहीं लेते हैं? नोट नहीं लेते हैं। इसलिए इसका कंजक्शन केवल और केवल मेरे भाई टू हो जाएगा। अब आंसर पे आते हैं। पहली बात देखो मैं क्या बोल रहा था। कोई सोचता है ना, रट के जाते हैं, जो स्टूडेंट रट के जा रहा है वो क्या सोचेगा, सेट टू को मैं फॉरवर्ड कर दूं, कर देगा बिल्कुल। यहां पे इसने नोट टू क्यों लगा दिया भाई? अरे फॉरवर्ड के साथ क्या कॉन्सेप्ट पे आइए ना। सवाल मैं कह रहा हूं, एक दिन एक बच्चे ने मेरे पास फोन किया, सर मैंने 12वीं क्लास तक इंग्लिश में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अब मैं जॉब करता हूं, कि आपका वीडियो पता नहीं मुझे कहां से मिला, और अब मैं कोई असम के साइड में जॉब कर रहा हूं ट्रांसप्लांट, लेकिन मैं आपकी वीडियो देखकर मुझे मैं इतना प्रेरित हूं कि मेरे को इंग्लिश सीखनी चाहिए थी और मैं अब सीखूंगा कि मैं आगे मैनेजर की पोस्ट पे जा सकता हूं। मैंने कहा भाई अभी भी ठीक है, जब जागे तभी सवेरा, जाग जाओ, अभी भी इंग्लिश का आने वाला करेज है, वक्त है। आजकल प्राइवेट जो एमएनसीज हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है इंग्लिश सब्जेक्ट का, नॉट ओनली फॉर द गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, यहां पे ये कट गया, नहीं आएगा।
इसमें देखो अब एक नंबर से आ जाओ, ही टोल्ड मी। अब भाई ये कहना, अगर यहाँ पे टोल्ड लेके आ रहे हो तो नोट टू लेके आना चाहिए था, कट गया, नहीं आएगा। यहाँ पे टोल्ड लेके आ रहे हो, टू नोट तो कभी होता ही नहीं, नोट टू होना चाहिए था, ये भी कट गया। बच्चा क्या, अरे पहली क्लास से, मेरा शायद आज 7वां क्लास है, लगातार आपको कहता हूं, जिस स्टूडेंट को ऑप्शन डिलीट करने आ गया उसके लिए नौकरी बहुत आसान है, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, आपके सामने ऑप्शन को डिलीट करके बता रहा हूं, ये डिलीट हो रहा है, ये डिलीट हो रहा है, क्यों हो रहा है, रीजन फॉरवर्ड आ गया, फॉरवर्ड के साथ नोट नहीं आता, टोल लगाया है, टू नोट तो होता नहीं है, टोल लगाया है और नेगेटिव का वाक्य नोट टू होना चाहिए, नहीं हुआ, आंसर सी आपका उत्तर हो गया। जिन स्टूडेंट्स को आ रहे हैं वो पहले सवाल को सोल्व कर लिया करो। मैं पूरी की पूरी क्लासेस इसी पैटर्न पे देने वाला हूं, क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। बाद में और प्रैक्टिस कर लो, क्या फर्क पड़ता है, पीडीएफ के माध्यम से और क्वेश्चन आपको भेज दिए जाएंगे। चलो थोड़ा सा देखो, अपने को थोड़ा जल्दी भी चलना पड़ेगा क्योंकि और भी क्लासेस अपलोड होती हैं, तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। He said to the servant, go away at once। तो यहाँ पे देखो, अब देखो उसने नौकर से कहा है, तो मुझे तो लग रहा है ऑर्डर की बात लग रही है, आपको बताना, क्योंकि नौकर को लगभग ऑर्डर देते हैं लोग बाग, इसलिए मुझे भी यही लग रहा है। तो ऑर्डर की बात कर लूंगा, आस्क्ड ने कहा है। अब भाई इंपेरेटिव कर रहे हो आप लोग, वी फर्स्ट कर रहे हो, इफ कहां से लेके आए हो तुम, ये बताओ मेरे को, काटो इसको फटाक से, इंटरोगेटिव में आता है, ठीक है। अब रिक्वेस्टेड क्यों करेगा, रिक्वेस्ट का तो वाक्य ही नहीं है, ऑर्डर्ड की ज्यादा बात लग रही है इसके अंदर, आस्क की भी बात नहीं लग रही है, तो यहाँ पे ऑर्डर दी सर्वेंट गो अवे एट वंस, बाकी सीधा है एकदम, ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है। वी फर्स्ट का वाक्य है, सेड या सेड टू, अरे बॉस की इनकी बात आए ना, तो ज्यादातर वाक्यों में क्या आएगा, ऑर्डर्ड ही आएगा। एक बात बताऊं, मेरे YouTube चैनल पे एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो प्रश्न एग्जाम में आया हुआ नहीं है, समझ गए। और जिसको लगे कि सर ये क्वेश्चन आ सकता है क्या, मैं आपको एक एक क्वेश्चन की ब्रीफ दे दूंगा, पर्सनली मुझे कांटेक्ट करके पूछ लेना, सर ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आया हुआ है, एक एक क्वेश्चन छांट छांट के आपके लिए लेके आ रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि पैटर्न आपको जाना अगर आपको सबसे ऊंची इमारत के ऊपर है तो सोचना भी ऊंची इमारत का ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना। मुझे पता है लास्ट वाली सीढ़ी तुरंत तो प्राप्त नहीं होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करके चढ़ते चलो। 10 से शुरू हुए, 10-12 टॉपिक निकाल लोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर कुछ न्यूज़पेपर बताऊंगा उससे कॉन्फिडेंस आएगा, फिर वोकअप के और आसान तरीके बताऊंगा उससे कॉन्फिडेंस आएगा, जुड़ जाओ अच्छी तरीके से। बी क्वाइट and listen to my words। He asked to them, he asked to be quiet and listen to his words। my, अब देखो और तो सब कुछ ठीक ठाक है, he asked, अब यहाँ पे देखो मैंने एक बात आपको समझाई थी, जिस बंदे ने ये बात पकड़ के आया ना, अब देखो he said, अरे क्वेश्चन वाला, मैं एक अपने दिनेश सर का एक वीडियो देख रहा था, वो उन्होंने पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया का एक वीडियो डाला है, आप देखना कभी टाइम मिले तो, मतलब उसमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट समझा रहे थे कि मतलब पर्सन का, एग्जामिनर का पता ही नहीं चलता कैसे उठा ले, उसको फंसाने का काम है, उसको बाहर करना है आपको, कि पोस्ट है उसके पास 2-3 है और कैंडिडेट 100 आ रखे हैं, तो 97 में तो उसको निकालने पड़ेंगे, 3 पोस्ट हैं, 97 में उसको निकालने की वो अलग अलग तरीके ढूंढेगा, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखो जो आसान, मतलब जो तैयारी निकल गए वो तुरंत गायब हो जाएंगे 50 सीधे सीधे। अब बच्चे कितने, 47 बच्चे, उनको निकालने, तो फिर 47 अच्छा कर रहे हैं तो वो अच्छे तरीके ढूंढेगा। तो यही तो चीज है ना, ये देखो ये कॉन्सेप्ट में जो आप आपको समझाया गया आया था, मेरा जो नोट होता है ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप नोट कर लिया करो, क्योंकि नोट में बहुत सार है। ये नोट जो है ना, ये नोट में 15 साल का सार है, ये बाल जो उड़े हुए हैं ना इनका सार है नोट के अंदर, सीधी सी बात है, और कोई ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है नोट का। नोट में देखो ये सवाल मेरे को लगा सीजीएल में आया हुआ है, इंपेरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच में आरवी के ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, बाकी और कुछ नहीं सोचना। एक ये नोट आपको एक सवाल दे गया पूरा, एक दृष्टिकोण में ही। क्या सवाल था, छठा सवाल कर रहा था, देखो आप लोग, इसमें इसने ऑब्जेक्ट नहीं दिया, काट दूंगा, इसके अंदर ऑब्जेक्ट दिया है लेकिन साइड का 2 तो नहीं आता, काट दूंगा, इसने भी यहाँ पे 2 दे दिया, काट दूंगा। देखो इतनी सी बात जिसको आ रही है वो एक सवाल निकल गया, बाकी और रामलीला बहुत लंबी है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आप सोच रहे हो सर देम कहां से ले, भाई मानना पड़ेगा। अब देखो, बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, उसने कहा, मतलब उनके सामने जो लोग थे उनको ही तो कहा था कि तुम शांत रहो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो सुनने वाले एक थोड़ी ना होता है, हो सकता है, मैं ये कभी दावा नहीं करूंगा कि एक नहीं होता, एक हो सकता है, लेकिन अधिकतर सुनने वाले, सामने वाले, जब वो कैसे कहता है मेरी बातों को ध्यान से सुनो तुम लोग, तो वो जैसे वो टीचर स्टूडेंट से बोल सकता है, या कोई समझाने वाला व्यक्ति है, जैसे मान लो कोई उपद्रव हो रहा है, वहां पे कोई बड़ा नेता आता है, या फिर बड़ी कोई पोस्ट का कलेक्टर आ गया, कोई एसडीएम आ गया, वो उनको समझाता है कि भाई मेरी बातों को ध्यान से सुनो आप लोग पहले। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो होना जरूरी है। तो देम यहाँ पे ही अर्ज्ड टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स, तो ज्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं, बी क्वाइट, चुप रहो, ये कहा है, ऐसा करने के लिए कहा है। अगले क्वेश्चन पे आऊंगा। बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैं इस क्वेश्चन पे आपसे बात नहीं करने वाला हूँ, ये बस इतनी सी बात बता दूं, ये हमारे थोड़ी सी लिखने में कम हुआ है, मैं ये जोड़ देता हूँ। आई सेड टू द ओल्ड मैन डोंट सिट ऑन दैट चेयर, इट इज ब्रोकन। मैंने बूढ़े आदमी से कहा उस कुर्सी पे मत बैठो, ये टूटी हुई है, इट इज ब्रोकन। अब यहां पे देखो, सबसे पहली बात क्या करोगे, डोंट वाला वाक्य है, कंजक्शन पे चले जाओ। कंजक्शन अगर फॉरवर्ड है, अगर कहीं पे फॉरवर्ड आ रहा है तो टू पे चले जाना। बाकी और सब चीजों में कंजक्शन क्या आना चाहिए, नॉट टू आना चाहिए। कंजक्शन से भी आप निकाल सकते हो यार। देखो यहां पे नॉट टू दे रखा है, इसलिए सोचूंगा मैं, यहां पे नॉट टू दे रखा है, इसलिए सोचूंगा मैं, बाकी तो मैं देखते ही काटूंगा। आई क्वेश्चन द ओल्ड मैन अगेन सिटिंग ऑन दैट चेयर। अब यहां पे ऑप्शन में टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक रहा है, इट की इसकी जगह वॉज यहां पे कर लीजिएगा एक जगह, ऑन दैट चेयर। तो ये यहाँ पे आई रिक्वेस्टेड द ओल्ड मैन नॉट टू सिट ऑन दैट चेयर बिकॉज इट वॉज ब्रोकन, क्योंकि बाकियों में कंजक्शन ही नहीं लग रहा था। इसका वोज हो जाएगा बिकॉज, तो इसमें थोड़ा सा सेंटेंस टाइपिंग रहा है इसमें, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक बार, बाकी इसका आंसर यहाँ पे ये लेके आ सकते हो। ये वाला वापस प्लीज और काइंडली वाला आ गया, प्लीज और काइंडली आप लोग जानते हो सैड या सैड टू बदलते हैं, सैड या सैड टू बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, बदल देंगे भाई। टोल्ड कर रहा है, रिक्वेस्टेड कर रहा है, रिक्वेस्टेड कर रहा है, रिक्वेस्टेड कर रहा है, ठीक है। रिक्वेस्टेड तो यहां भी है, रिक्वेस्टेड यहां भी है, लेकिन रिक्वेस्ट या टू नहीं लगता, ये कट गया। यहां भी रिक्वेस्ट है, मी यहां भी है, मी यहां भी है, प्लीज हट जाता है, बी काइंड, तो ये टू कहां से लेके आया, यहां तो एंड लिखा हुआ था, टू तो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो ही रिक्वेस्टेड मी हो गया, टू जोड़ दिया वाक्य को, बी काइंड वापस लिख दिया, एंड हेल्प लिखा हुआ यहाँ पे। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और आप लोग जानते हो फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन का कौन सा फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव है। इसका मतलब इसको मैं बदल दूंगा किससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ, ही का ऑब्जेक्ट कर दिया हिम। ज्यादा हार्ड है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इंपेरेटिव थोड़ा इजी होता है। हाँ, कल का जो क्लास आएगा लेट वाला रहेगा, एक्सक्लेमेटरी का रहेगा, उनमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। एक और सवाल आज के लिए, आई थिंक मेरा लास्ट सवाल है आज का फाइनल और अंतिम क्वेश्चन। दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, ब्रिंग दीज बुक्स अपस्टेयर्स, इन किताबों को ऊपर लेके आइए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात आपको देखना है, कंजक्शन पे चले जाओ, वहां पे कंजक्शन सब में टू लगना चाहिए, क्योंकि टू लग रहा है, टू लग रहा है, टू लग रहा है, और टू नहीं लग रहा है। देखो ऑप्शन डिलीट करने के यही तरीके होते हैं, यहाँ टू नहीं लग रहा है, काट दो भाई यहां से, एक गया ना। अब यहाँ पे ब्रिंग दीज को बदल दो, दीज बदलना चाहिए दोज में, आ रहा है दो जा रहा है, दो जा रहा है, ठीक है भाई, ये तो सारा सही है यहाँ पे। तो टेक कहां से आ गया, ब्रिंग था वर्ब, तो ये कट गया, टेक इसमें भी टेक ले लिया। ऐसा तो कोई नियम नहीं है कि भाई आप ब्रिंग को टेक बनाओ। तो ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग दोज बुक्स अपस्टेयर्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का मैंने आपको इंपेरेटिव क्लास अपलोड हो रहा है, उसके अंदर आपको तीन चीजें बताई हैं, वी फर्स्ट वाले वाक्य, डोंट वाले वाक्य, और प्लीज और काइंडली वाले वाक्य।
इसके पहले मैं आपको असर्टिव की क्लास पहली डायरेक्ट नेट की क्लास में दे चुका हूं। इंटरोगेटिव की दोनों पैटर्न, हेल्पिंग आप वाले और WH वर्ड वाले, वो मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेकंड क्लास में है। जो विद्यार्थी आज ही आया है, मतलब जो आज ही चैनल को देख रहा है, आज ही सब्सक्राइब करके आगे बढ़ रहा है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूंगा वो दोनों क्लासेस देख के आए। और उससे पहले ये कहना चाहूंगा टेंस को जरूर पढ़े हो, जब भी उनको टाइम मिले। एक साथ नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि 5-6 क्लासेज है टेंस के ऊपर, घंटे घंटे के क्लासेज अपलोड हैं, तो टाइम लगेगा उनमें। आपको समय निकाल के टेंसेस को पढ़ना है, फिर डायरेक्ट नाइट को पढ़ना है। एंड वंस अगेन वेरी वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोग का बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है। अब अपने आप बच्चे आ रहे हैं, इससे लेके बहुत बड़ी खुशी हो रही है। आज का जो रेशो है, और बहुत जल्दी हम हमारा जो टारगेट है वो अचीव करने वाले हैं। जब मैं कभी कभी Y2 जो स्टूडियो है उसको देखता हूं, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आप कितना सारा इस चैनल को लगातार आप देख रहे हो, क्योंकि क्योंकि अच्छे अच्छे व्यूज आपको दे रहे हैं और साथ ही साथ अच्छी तरीके से, मतलब जो वॉचिंग आवर्स हैं वो हमारे दिखाते हैं हमारे को कि 5 वीडियो कहां तक पहुंचे हैं। तो इट्स ए वेरी गुड थिंग। आप लगातार इसी प्रकार से पढ़ते रहें। और रीट वाले विद्यार्थियों से मैं आज फिर से एक बात बोलता हूं, एक अच्छा रजिस्टर लेके आ जाओ, बढ़िया नोट्स बना लियो, और जब रिजल्ट आए तब जरूर मिल लेना। 1% दाएं बाएं नहीं होने वाला है, गारंटेड कहता हूं। टीचिंग मेथड के सहित, फोनेटिक्स के सहित, और ग्रामर के सहित, वॉकअप के सहित पूरा पोर्शन आपको करवाने वाला हूं। 2000 रीट आपने मेरी क्लासेस, जो विद्यार्थी आज गवर्नमेंट जॉब में कर रहे हैं, उस टाइम काफी सारी नामी कोचिंग हुआ करती थी शुरू के अंदर, उनके अंदर मैं एक इंग्लिश के रूप में फैकल्टी रहा हूं, और काफी सारी सिलेक्शंस का रेशो बहुत बड़ी था, मैं आपको आंकड़ों में नहीं समझा पाऊंगा। उन विद्यार्थियों से ये पूछ लेना जो आज गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, जिनके आज खाते में पैसे आ रहे हैं। तो वंस अगेन थैंकफुल टू यू। ओके, गुड बाय।